प्यारे विद्यार्थियों, इस सेशन में हम फर्म के विघटन में प्रश्न संख्या 14 से लेकर 16 तक हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 14। रीटा, गीता और आशीष फर्म में साझेदार है। उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 3:2:1 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 3:2:1। ये बैलेंस शीट हमें दी गई है। कैश, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, चारों ही संपत्तियां वसूली खाते के डेबिट पक्ष में इनके पुस्तक मूल्य पर दर्ज किया जाएगा, जबकि कैश का जो बैलेंस है वो कहां जाएगा? कैश अकाउंट के डेबिट पक्ष में। इधर लिखा है कैपिटल, कैपिटल कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाई बैलेंस बीडी। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल दोनों ही वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में जो उनका पुस्तक मूल्य लिखा हुआ है उसी राशि पर हस्तांतरण किया जाएगा। और जो जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया गया है 20,000, लाभ हानि विभाजन अनुपात यानी कि 3:2:1 के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरण होगा। आगे लिखता है, ऊपर दी गई तिथि को फर्म का विघटन हो गया। रीटा को परिसंपत्तियों की वसूली के लिए नियुक्त किया गया और परिसंपत्तियों की वसूली के लिए 5% कमीशन रोकड़ के अतिरिक्त मिलेगा और वह सारे वसूली व्यय वहन करेगी। यानी वसूली व्यय के नाम पर रीटा को जितनी भी संपत्तियों से वसूली होती है अदर देन कैश, रोकड़ को छोड़ करके, क्योंकि वह तो ऑलरेडी वसूल है, नगद ही है अपने पास, उन संपत्तियों पर 5% कमीशन। अन्य वसूलियां देनदार से 30,000, स्टॉक से 26,000, प्लांट से 42,750। विनियोगों से पुस्तक मूल्य का 85%, वसूली व्यय की राशि 4,100 और फर्म ने बकाया वेतन 4,200 रुपए का भुगतान किया, जिसका प्रावधान पहले नहीं था। एक विपत्र बैंक से छूट के संबंध में आकस्मिक दायित्व है, जिसका भुगतान 9,800 रुपए किया गया। वसूली खाता, पूंजी खाता और रोकड़ खाता तैयार करें। सबसे पहले हम बनाते हैं वसूली खाता, और वसूली खाते में संपत्तियों का पुस्तक मूल्य पर हस्तांतरण और दायित्वों का पुस्तक मूल्य पर हस्तांतरण इस प्रकार से किया जाएगा। कौन कौन सी संपत्तियां? क्या कैश जाएगा? नहीं। देनदार, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और प्लान, इनको हूबहू जैसा इनका शेष दिया गया है वैसा ही हस्तांतरण कर देंगे। इसी प्रकार जो दायित्व दिए गए हैं हमें, क्रेडिटर्स और बीपी 65,000 और 26,000, इनका भी हूबहू हस्तांतरण कर देंगे 65,000 और 26,000। अब देखेंगे कौन सी संपत्ति से कितनी राशि वसूल होती है। तो सबसे पहले लिखा गया है देनदार से 30,000, स्टॉक से 26,000 और प्लांट से 42,750। ये देनदार, स्टॉक और ये दे रखा है आपको प्लांट। इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या कहा है? इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा है पुस्तक मूल्य का 85%। कितना है पुस्तक मूल्य? पुस्तक मूल्य अपने को दिया गया है 69,000 रुपए। तो हमें क्या करना है? 69,000 का 85% जो है कैलकुलेट कर लेना है। यह राशि यहां पर आ जाएगी 58,650। ये जो है हमने संपत्तियों से वसूली यहां पर दर्ज कर दी। उसी प्रकार क्या करना है? इन दायित्वों का भुगतान करना है। दो दायित्व तो यही हो गए, क्रेडिटर्स और बीपी 65,000 और 26,000। अगर प्रश्न में कहे कि भाई 26,000 नहीं 25,000 चुकाया है तो हम 25,000 लिख देंगे। प्रश्न में कहे 26,000 नहीं भाई 28,000 चुकाया तो हम 28,000 लिख देंगे। कोई सूचना नहीं हो तो जितना लेनदार का पुस्तक मूल्य है वही राशि चुकाई गई है। इसके अलावा क्या कहा गया है? फर्म ने बकाया वेतन 7,200 और एक विपत्र के संबंध में 9,800 का भुगतान किया। बकाया वेतन, ये बिल 9,800। अब क्या बचता है? पॉइंट नंबर 4 वसूली व्यय और वसूली व्यय के संबंध में पॉइंट नंबर 1।
तो रीटा को 5% कमीशन दे रहे हैं और सभी वसूली व्यय रीटा द्वारा ही वहन किए जाएंगे, तो हम तो 5% जो कमीशन है बस वही वसूली मूल्य है, इसके अलावा वसूली व्यय का भुगतान नहीं किया जाए। संपत्तियों से वसूली कितनी है? 1,57,400। इसका क्या कर देंगे? 5% निकाल देंगे, ये आ जाएगा 7,870। अब क्या करेंगे? डेबिट पक्ष की सभी मदों का योग, इसमें से क्रेडिट पक्ष की सभी मदों का योग घटा देंगे, तो बैलेंसिंग फिगर अंतर में क्या आ जाएगा? लॉस। कौन से अनुपात में जाएगा? लाभ हानि विभाजन अनुपात, यानी 3:2:1 के अंतर्गत जो है हम 1,15,970 को डिवाइड कर देंगे, ये बन गया आपका वसूली खाता। वसूली खाते के पश्चात क्या बनाना है? साझेदारों का पूंजी खाता, और पूंजी खाते में सबसे पहले लिखना है बाई बैलेंस बीडी। कहां दिया गया होगा? बैलेंस शीट में दायित्व पक्ष में। ये आपको चिट्ठा दिया गया है 80,000, 50,000 और 30,000, ये हस्तांतरण कर देंगे बाई बैलेंस बीडी। 80, 50 और 30। रिजर्व कितना दिया गया था? रिजर्व दिया गया था 20,000 रुपए। कौन से अनुपात में? लाभ हानि विभाजन अनुपात। इस 20,000 को भी 3:2:1 में हस्तांतरण कर देंगे, ये आ जाएगा रिजर्व। 10,000, 6,667 और 3,333 रुपए। इसके अलावा जो वसूली खाते का अपने को दिया गया है टू रीटा, तो रीटा में क्या जाएगा? बाई रियलाइजेशन। वसूली खाते में लिखा हुआ है लॉस, रीटा, गीता और आशीष, तो इन तीनों के पूंजी खाते में क्या आ जाएगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 57,985 रीटा के कॉलम में, गीता के कॉलम में 38,657 और आशीष के कॉलम में 19,328 रुपए दर्ज कर देंगे। अब क्या करना है? पूंजी खाते का शेष निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर, और यह क्या होगा? अंतिम भुगतान, फाइनल पेमेंट। यहां की टोटल 80 और 10 90, 7 जोड़ोगे 97,870 और इसमें से 57,985 घटाएंगे तो 39,885 का भुगतान। फिर टोटल 50 और 6 56, 56,667, इसमें से 38,657 घटाएंगे, यह आ जाएगा 18,010 रुपए। 30 और 3 33,333, 19,328 घटाओगे आ जाएगा 14,005। ये साझेदारों का अंतिम भुगतान है जब वो फर्म का समापन होता है। अगर पूंजी का क्रेडिट शेष है तो साझेदारों को टू बैंक, और अगर डेबिट बैंक है तो डेबिट बैलेंस है तो साझेदारों से वह राशि मंगवाई जाएगी, बाई बैंक दर्ज करेंगे। अब इसी के आधार पर कैश या बैंक अकाउंट बनाना है। सबसे पहले कैश का जो प्रारंभिक शेष है कहाँ दिया गया होगा? बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। ये अपना चिट्ठा और बैलेंस दिया गया है 22,500 रुपए। सबसे पहले यह राशि हम दर्ज कर देंगे कैश के कॉलम में 22,500। अब देखेंगे वसूली खाते में टू कैश या बाई कैश कितना आ रहा है, उसे विपरीत हस्तांतरण करना है। कैसे? देखिए यहां आया है टू कैश, कितना? 1,08,000। तो कैश में क्या आएगा? बाई रियलाइजेशन 1,08,000। और क्या दे रखा है वसूली खाते में? बाई कैश कितना? 1,57,400। तो कैश में क्या आ जाएगा? टू रियलाइजेशन 1,57,400। अब इसके बाद में पूंजी खाता बताएगा कैश कितना प्रभावित होता है। तो पूंजी खाते में लिखा है टू कैश या बैंक 39,885, 18,010 और 14,005। ये कैश या बैंक अकाउंट में आ जाएगा बाई रीटा, गीता और आशीष। ये मदें इस प्रकार दर्ज कर देंगे और ये क्या आ जाएगा? रोकड़ का
योग। और रोकड़ या बैंक खाते का योग सदैव बराबर होना चाहिए, किसी प्रकार का बैलेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ फर्म का समापन फर्म का विघटन है। अगर फर्म का समापन ही हो गया तो किसी भी खाते का किसी भी प्रकार का कोई बैलेंस शेष जो है नहीं रहने वाला है। और इसी आधार पर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 15 पर। क्या कहता है? अनूप सुमित फर्म में बराबर के साझेदार है। 31 मार्च 2017 को फर्म के समापन का निर्णय लेते हैं। बैलेंस शीट दिया गया है, कैश तो जाएगा कैश अकाउंट के डेबिट पक्ष में टू बैलेंस बीडी, जो भी आप रोकड़ या बैंक खाता बनाते हैं। इसके अलावा देनदार, प्लांट, स्टॉक, लीज और लैंड और फर्नीचर, ये पांचों ही संपत्तियां वसूली खाते के डेबिट पक्ष में इनके पुस्तक मूल्य पर ही दर्ज की जाएगी, कोई मूल्य अन्य नहीं। क्रेडिटर्स और लोन दोनों ही कहा जाएगा वसूली खाते में, लेकिन जो रिजर्व और कैपिटल है वो कहां स्थानांतरण होगा? कैपिटल अकाउंट में। आगे लिखा है परिसंपत्तियों से वसूली, लीज और लैंड से 72,000, फर्नीचर, स्टॉक, संयंत्र और देनदार, जो भी नगद वसूली होती है रियलाइजेशन अकाउंट में बाई बैंक द्वारा बाई कैश द्वारा दर्ज किया जाएगा। लेनदारों को भुगतान 25,500। अब देखिए यहां एक बात ध्यान में रखना है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं कहे लेनदारों को कितना भुगतान किया गया है, तो जो इनका पुस्तक मूल्य 27,000 वही भुगतान किया जाएगा। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन दे दी 25,500 का भुगतान, तो 25,500 ही पेमेंट करेंगे। लेकिन संपत्ति के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन वही वसूली है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है कितना वसूल हुआ, तो हम मानेंगे किसी प्रकार की कोई राशि वसूल नहीं हुई है। वसूली में 2500 रुपए फर्म की पुस्तकें बंद करने के लिए वसूली खाता, बैंक खाता और साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करें। सबसे पहले वसूली खाता, ये जितनी भी संपत्तियां हैं इन्हें पुस्तक मूल्य पर हस्तांतरण, यहां लिखा था ना आपको, देनदार 12,000, प्लांट 47,000, स्टॉक 42, फ्री और लीज और लैंड फर्नीचर 25,000, ये सारी की सारी मदें यहां पर पुस्तक मूल्य पर दर्ज। और दायित्व भी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। जितने भी संपत्तियां हैं वसूली खाते के डेबिट में, दायित्व क्रेडिट पक्ष में। लेकिन ये भी याद रखना है कैश, बैंक, रिजर्व, बैंक ओवरड्राफ्ट, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट, P&L, इनके बैलेंस जो है वसूली खाते में नहीं जाएंगे। यानी ना तो कैश एट बैंक गया है, ना ही रिजर्व, ना ही कैपिटल। अब वसूली जितनी भी है ये आ जाएगी बाई बैंक या कैश। तो लीज होल्ड लैंड में 72,000 बाई बैंक में। इसके अलावा फर्नीचर 22,500, ये फर्नीचर 22,500। स्टॉक से वसूली 40,500, ये स्टॉक 40,500। इसके अलावा प्लांट से वसूली 48,000, ये प्लांट से वसूली 48,000। देनदार 10,500, ये देनदार से वसूली 10,500। जितना राशि वसूल होता है, देखिए यहां पर तो बुक वैल्यू आएगा। अब जब यहां पर बाई कैश या बैंक करेंगे तो जितना राशि वसूल होता है, जो वसूली मूल्य है वही दर्ज किया जाएगा। और टू बैंक में जितना पेमेंट किया जाए, पेमेंट लेनदार से 25,500, वसूली वे 2500। लेकिन देखो लोन के संदर्भ में कोई सूचना नहीं दी। और अभी अभी मैंने बताया था, अगर दायित्व के भुगतान के संदर्भ में इंफॉर्मेशन नहीं हो तो जितना दायित्व है, कितना है 40,000, वो पूरा का पूरा भुगतान किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। अगर सूचना नहीं है, दायित्व का पूर्ण भुगतान किया जाएगा। अब क्या निकाल लेंगे? बैलेंस निकाल लेंगे। अगर क्रेडिट पक्ष का योग ज्यादा है, डेबिट पक्ष का योग कम है, ये आ जाएगा प्रॉफिट। साझेदारों में उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में, और लाभ हानि विभाजन अनुपात साफ साफ लिखा था, बराबर विभाजित किया जाएगा। तो कितना प्रॉफिट आया है? 6,500, 32,50, 32,50 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब क्या करना है? साझेदारों का पूंजी खाता तैयार करना है।
सबसे पहले पूंजी का प्रारंभिक शेष, फिर रिजर्व P&L का शेष, फिर वसूली खाते से हस्तांतरण और रिमेनिंग जो भी है, अगर डेबिट पक्ष में कम है तो टू बैंक, क्रेडिट पक्ष में कम है तो बाई बैंक लिख देंगे। पहले पूंजी का शेष कहाँ से आएगा? बैलेंस शीट 60,000 ईच, बाई बैलेंस BD 60,000। इसके पश्चात में रिजर्व कितना दिया गया है? रिजर्व 10,000, कौन से अनुपात में जाएगा? बराबर अनुपात में, बाई रिजर्व 5,000 रुपए। इसके पश्चात वसूली खाता 3250, ये वसूली का जितना भी प्रॉफिट है उसका हस्तांतरण। और अंत में क्या करना है? पूंजी का बैलेंस निकालेंगे, 60 और 5 65 और 3 68,250, और क्रेडिट बैलेंस होने के कारण बैलेंसिंग फिगर से टू बैंक भुगतान कर देंगे। 60, 5 और 32, 50, 68,250। सुमित को भी भुगतान हो जाएगा 68,250। अगर क्रेडिट शेष है टू बैंक, डेबिट शेष है बाई बैंक। अब क्या तैयार करोगे? कैश या बैंक अकाउंट। सबसे पहला काम प्रारंभिक शेष, कहाँ लिखा होगा? बैलेंस शीट में, असेट साइड में। ये देखिए 11,000 बिल्कुल हूबहू यहाँ पर दर्ज कर देंगे। इसके पश्चात वसूली खाता देखना है। अगर टू कैश या बैंक है तो आ जाएगा बाई रियलाइजेशन। अगर वसूली खाते में बाई कैश या बैंक है तो यहाँ जाएगा टू रियलाइजेशन। देखिए कहाँ है? ये रहा बाई बैंक, तो बैंक में क्या आ जाएगा? टू रियलाइजेशन 1,93,500। क्लियर है? अब देखिए वसूली खाते में टू बैंक, तो बैंक में क्या आ जाएगा? बाई रियलाइजेशन 68,000। क्लियर है? यहां पर वसूली खाते से हस्तांतरण के पश्चात कैपिटल देखना है। कैपिटल में लिखा है टू बैंक 68,250, तो क्या आ जाएगा? बाई अनूप, बाई सुमित, 68,250 दोनों के हिस्से में। और क्या कर देना है? रोकड़ का योग लगा देंगे, दोनों पक्षों का योग समान रहेगा, किसी प्रकार का क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा। क्लोजिंग बैलेंस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फर्म का समापन हो रहा है, सभी प्रकार के खाते बंद हो जाते हैं, किसी भी प्रकार के खाते का शेष जो है हमारे सामने नहीं रहने वाला है, क्योंकि संपत्ति दायित्व गए वसूली खाते में, वसूली का शेष आ गया कैपिटल में, कैपिटल का बैलेंस आ गया कैश या बैंक में, खाता बंद कर दिया जाएगा। अब इसी आधार पर प्रश्न संख्या 16, आशु हरीश साझेदार है, वे अपना लाभ हानि 3:2 में विभाजित करते हैं। 31 मार्च 17 को फर्म के विघटन का निर्णय लिया और तुलन पत्र इस प्रकार है: बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स। ये सभी 6 की 6 मदें वसूली खाते के डेबिट पक्ष में इनके पुस्तक मूल्य पर दर्ज होगा, लेकिन जो कैश या बैंक का शेष होता है वो कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस BD जाएगा 8,000। ये जो आपका क्रेडिटर्स है, ओवरड्राफ्ट है, कैपिटल, इनके संदर्भ में क्या करना है? कैपिटल चला जाएगा कैपिटल में बाई बैलेंस BD, रिजर्व भी बाई रिजर्व, और जितने भी दायित्व है उन्हें वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में हस्तांतरण करेंगे। आशु ने भवन को 95,000 रुपए में, हरीश ने मशीनरी और फर्नीचर को 80,000 रुपए के मूल्य पर लिया। यानी 95 में तो आशु ने भवन ले लिया, हरीश ने मशीनरी और फर्नीचर ले लिया 80,000। आशु लेनदारों का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ और हरीश ने बैंक अधिविकर्ष का भुगतान किया। बाहरी दायित्व मानते हुए पेमेंट किया जा रहा है। आगे लिखता है स्टॉक और विनियोग को दोनों साझेदारों ने लाभ हानि अनुपात में, कितना है स्टॉक? स्टॉक दिया गया है 20,000, इन्वेस्टमेंट दिया गया है 60,000, यानी 20,000 प्लस 60,000 बराबर 80,000, 3:2 में। तो कितना आ जाएगा? 48,000 और यहाँ आ जाएगा 32,000। ये हमने 3:2 में क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। और ऑलरेडी आशु ने 95,000 का भवन लिया हुआ था,
और हरीश ने मशीनरी और फर्नीचर लिया था 80,000 में। तो 1,12,000 की संपत्तियां तो ली है हरीश ने और 1,43,000 रुपए में जो है आंसू ने संपत्तियां ली है। आगे लिखा है देनदारों से 46,000 रुपए की वसूली और वसूली व लिखा है 3,000 रुपए आवश्यक बही खाते। सबसे पहला काम वसूली खाता और वसूली खाते में संपत्तियों को पुस्तक मूल्य पर दर्ज करना है जैसा बैलेंस शीट में दिया गया है। बिल्डिंग मशीनरी 70, फर्नीचर 14, स्टॉक 20,000, इन्वेस्टमेंट 60,000, डेटर्स 48,000, हूबहू ऐसा कैसा हमने दर्ज कर दिया और दायित्व भी दर्ज कर दिए। अब संपत्तियों से अगर नगद वसूली हो रही है जैसा कि यहां लिखा है देनदारों से 46,000 वसूल हुए बाई कैश, डेटर्स में 46,000। लेकिन संपत्ति अगर साझेदारों द्वारा ली जा रही है जैसे आंसू ने 143 की, हरीश ने 1,12,000 की, ये साझेदारों के पूंजी खाते द्वारा लिख देंगे बाई आंसू बाई हरीश 143 1,12,000। इसी प्रकार भुगतान के लिए भी अपने को क्या है स्पष्ट इंफॉर्मेशन सूचना दी गई थी। आंसू लेनदारों का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ। लेनदार है कितने के 88 का, ये लीजिए आंसू 88,000। और क्या लिखा गया था हरीश ने बैंक अधिविकर्ष का भुगतान किया। बैंक अधिविकर्ष कितना है 50,000, ये हरीश 50,000 का। और वसूली व्यय जो है नगद भुगतान किए गए, वसूली व्यय की राशि 3,000 है। किसने चुकाया नहीं का इसका मतलब नगद चुकाया है टू कैश, वसूली व्यय 3,000। ये आपका वसूली खाता तैयार। वापस सुन लीजिए, सबसे पहले संपत्तियों को पुस्तक मूल्य पर, दायित्वों को पुस्तक मूल्य पर दर्ज। संपत्ति से नगद वसूली तो बाई कैश या बैंक, साझेदार लेता है तो बाई पार्टनर्स कैपिटल। दायित्व का नगद भुगतान तो टू कैश या बैंक, साझेदार करता है तो साझेदार का नाम। अंतर क्या आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस, ये लाभ हानि अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब बनाना है अपने को पूंजी खाता। सबसे पहले प्रारंभिक शेष बाई बैलेंस शीट। कहां से आएगा कैपिटल में, कैपिटल जो है बैलेंस शीट में स्पष्ट दे रखा है 1,08,000 और 54,000 ये यहां पर दर्ज कर देंगे। क्लियर है। अब वसूली खाते में देखिए क्योंकि रिजर्व P&L तो है नहीं, वसूली खाते में टू आंसू टू हरीश और ये प्रॉफिट आंसू और हरीश, ये सभी जो चारों के चारों ट्रांजेक्शन है ये आ जाएगा बाई रियलाइजेशन। बाई रियलाइजेशन 88 और 50,000, ये भी आ जाएगा बाई रियलाइजेशन 3600 और 2400 रुपए। इसी प्रकार वसूली खाते में बाई आंसू बाई हरीश, तो आंसू और हरीश में क्या आ जाएगा टू रियलाइजेशन 143 1,12,000। अब क्या करना है पूंजी का बैलेंस 1,08,000 और 88 196 199 600 और यहाँ की जो टोटल है वो कर लेंगे। यहाँ का हमारा 143 तो अंतर से जो राशि है वो निकाल ली जाएगी क्योंकि यहाँ की टोटल 199 600 आ रहा है, यहाँ की 143 ही आ रहा है तो 56,600 विड्रॉल कर देंगे। यहाँ तक की टोटल 54 और 50 1,04,000 1,06,400 जबकि यहाँ की 1,12,000 है, ये ज़्यादा है यानी यहाँ पर जो है बैलेंसिंग फिगर से राशि निकाल लेंगे। ये जो टू कैश या बाई कैश, टू बैंक या बाई बैंक लिखा जाता है ये अंतर की राशि होती है डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस। और कैपिटल और वसूली खाते के आधार पर हम तैयार करेंगे रोकड़ या बैंक खाता। सबसे पहले कैश या बैंक का प्रारंभिक शेष कितना दिया गया है, ये दिया गया अपने को 8,000 ये हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। फिर वसूली खाता बताएगा कितनी रोकड़ प्राप्त हुई है, कितनी रोकड़ का भुगतान हुआ है। देखिए वसूली खाते में बाई कैश 46,000 तो कैश में क्या आ जाएगा टू रियलाइजेशन 46,000 और क्या दिया गया वसूली खाते में टू कैश 3,000, कैश में बाई रियलाइजेशन 3,000 सॉरी। इसके पश्चात कैपिटल में टू कैश 56,600 तो कैश में क्या आ जाएगा बाई आंसू
56,600। और क्या लिखा है, हरीश के कॉलम में बाई कैश, तो कैश में क्या आ जाएगा, टू हरीश। और रोकड़ का जो योग है दोनों पक्षों का वो समान रहेगा, किसी प्रकार का शेष या बैलेंस नहीं निकालना है। देखिए फर्म का समापन वेतन, सभी प्रश्न एक समान है। जितनी भी संपत्तियां और दायित्व है पुस्तक मूल्य पर दर्ज करें। संपत्ति से नगद वसूली बाई बैंक, साझेदार लेता है साझेदार का नाम बाई पार्टनर्स कैपिटल, कहाँ, वसूली खाते में। और दायित्वों का नगद भुगतान किया जाए तो वसूली खाते में टू कैश या बैंक, साझेदार लेता है साझेदार का नाम, अंतर लाभ या हानि। पूंजी खाते में बैलेंस, रिजर्व P&L और वसूली खाते में जो भी ये टू कैपिटल आते हैं इनका हस्तांतरण बाई रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन करेंगे और अंतिम भुगतान कैश या बैंक। और जहां पर भी कैश प्राप्ति होती है कैश के डेबिट में, भुगतान है क्रेडिट में, और रोकड़ खाते का योग जो है सदैव समान रहेगा, किसी प्रकार का बैलेंस जो है, शेष जो है वो नहीं रहने वाला है। और फिलहाल के लिए सेशन में इतना ही, जल्द मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।